अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो सेक्शन नंबर 1 से लेके 16 तक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 16 तक डिस्कस करते चलेंगे। लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और सेल्स टैक्स एक्ट 1990 ये एक जो है सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है। तो नो डाउट ये थोड़ा ट्रिकी है इस वजह से क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैथमेटिक्स से रिलेट करती हैं। अब प्रीवियसली रिसेंटली अगर हम देखें पास पेपर 2020 को, तो पास पेपर के अंदर आपने ये देखा कि 92 से टू 95% स्टूडेंट का रेशियो फेल होने का रेशियो था। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि उन्होंने बैरेक्ट को सही तरीके से पढ़ा नहीं। उसका रीज़न सेकंड रीज़न ये था कि वो समझे कि क्वेश्चन पेपर बहुत ही टफ है, क्वेश्चन पेपर थोड़ा-सा ट्रिकी था, लेकिन क्वेश्चन उस पेपर के अंदर कोई भी मुझे ऐसी चीज़ नहीं लगी जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड हो। सारी की सारी चीज़ें वही थी जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से ही पूछी गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ कंप्लीट पास पेपर 2020 का सॉल्व करके आपको ऑन व्हाइट बोर्ड आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो सबसे पहली चीज़ देखनी है वो इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की तरफ जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जो हम अक्सर सुनते हैं हेड्स ऑफ इनकम, तो इसके कौन कौन से हेड्स है? हेड्स ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? आमदन के ज़राए। अब कितने हेड्स हैं? इसके 5 हेड्स हैं। कौन कौन से? एक है सैलरी, सेकंड है हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसके बाद है इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसके बाद है कैपिटल गेन, और उसके बाद है हमारे पास अदर सोर्सेज। सैलरी, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर, ग्रेड्यूटी, बोनस, पे और रेम्यूनरेशन, ये सारी की सारी सैलरी के अंदर काउंट होती है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या होता है? इनकम फ्रॉम बिजनेस वो चीज़ जो कि आप अक्सर देखते हैं कि रेंटल इनकम फ्रॉम मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी से कोई भी चीज़ परचेज की जाएगी तो उसको कहा जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से है तो फिर वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मीन्स के अपना कंप्लीट एक एसेट को सेल आउट कर देना। अब जनरल इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2002। सेक्शन नंबर 1 शो टाइटल एंड एक्सटेंट। किसी भी लॉ का फर्स्ट जो सेक्शन होता है वो इसी के बारे में बात करता है। इसका एक्सटेंट, इसका दायरा इख्तियार कंप्लीट होल ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर सेक्शंस कितने? 242 इसके सेक्शंस हैं, 13 इसके जो है चैप्टर्स हैं और 14 इसके शेड्यूल्स हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन नंबर, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, देखें लेक्चर्स के अंदर मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस करूंगा जो आपके पेपर्स के साथ रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके सेक्शंस हैं वही सेक्शंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक और लेक्चर अलो हो जाएगा जो कि है हाउ टू फाइल इनकम रिटर्न। इनकम रिटर्न को किस तरीके से फाइल किया जाता है, क्योंकि अगर आप एक टैक्स से रिलेटेड अगर आप जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं इन फ्यूचर, अगर आप चाहते हैं कि मैं टैक्स की प्रैक्टिस करूं, टैक्सेशन की प्रैक्टिस करूं, तो नो डाउट टैक्सेशन की प्रैक्टिस के अंदर अच्छी खासी इनकम है और टैक्सेशन की प्रैक्टिस से आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अच्छा, सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम को किस तरीके से कंप्यूट किया जाए, कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे टैक्सेबल इनकम को। तो टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने का जो वे है वो क्या है? टैक्सेबल इनकम, दैट टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन, पर्सन मतलब कि कोई भी कंपनी, कोई भी शख्स, ठीक है, शल बी टोटल इनकम अंडर क्लास ए ऑफ सेक्शन 10 पर्सन फॉर ईयर रिड्यूस नॉट लेस बिलो जीरो ऑफ टोटल ऑफ डिडक्टेबल अलाउंस अंडर पार्ट 9 ऑफ चैप्टर ऑफ पर्सन ऑफ ईयर। अब देखें, सबसे पहले टैक्सेबल इनकम रखी जाएगी, उसके इज इक्वल आपका टोटल इनकम और उससे माइनस करेंगे डिडक्शन, ये जो डिडक्टेबल अमाउंट है, तो उसके आंसर में जो भी चीज़ आएगी वो आपका टैक्सेबल होगा। किस तरीके से? आपने टोटल इनकम रखी और माइनस की आपकी डिडक्टेबल अमाउंट से, तो जो आपका आंसर आता है वही आपका टैक्सेबल इनकम है। उसके बाद सेक्शन नंबर 10 टोटल इनकम। टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन शैल बी सम ऑफ अ पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड्स। टोटल इनकम क्या होती है? जो ऑल हेड्स से हासिल की जाए, जितने भी 5 हेड्स हैं, तो 5 हेड्स से जितनी भी इनकम वो गेन करेगा उसको हम कहेंगे टोटल इनकम। उसके बाद हेड्स ऑफ इनकम प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूँ, 5 इसके हेड्स हैं। उसके बाद है हमारे पास सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस वेयर द टोटल डिडक्शन अलाउंस अंडर दिस ऑर्डिनेंस द इनकम ड्राइव्ड इज लेस
अकॉर्डिंग टू पार्ट 8। उसके बाद रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट। रेजिडेंट कौन होता है और नॉन रेजिडेंट कौन होता है? रेजिडेंट मीन्स एनी पर्सन हु लिव्स इन पाकिस्तान फॉर मोर देन 183 डेज। 183 डेज के लिए अगर कोई भी शख्स रहता है पाकिस्तान के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेजिडेंट पर्सन। अच्छा, ये कह रहा है इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन। एक रेजिडेंट पर्सन है, परमानेंट रेजिडेंट पर्सन है पाकिस्तान का। तो परमानेंट रेजिडेंट पर्सन अगर पाकिस्तान के अंदर रहता है, तो वो पाकिस्तान के अंदर अगर वो रहता है तो उसकी इनकम फ्रॉम पाकिस्तान और इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, जो पाकिस्तान सोर्स से इनकम उसने हासिल की है और जो फॉरेन सोर्स से उसने इनकम हासिल की है, उन दोनों को कैलकुलेट करके वो जो है टैक्स अपना पे करेगा। उसके बाद है नॉन रेजिडेंट। अगर एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान के अंदर आता है, कुछ भी अर्निंग करता है, तो अगर वो पाकिस्तान के अंदर आने के बाद जो वो अर्निंग पाकिस्तान सोर्स से करता है, उसका वो टैक्स पे करेगा। फॉरेन सोर्स का वो टैक्स पे नहीं करेगा, क्योंकि वो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सेक्शन नंबर 12 टू 15। अब सेक्शन नंबर 12 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 12 कहता है सैलरी इज द हेड ऑफ इनकम। जो हमारे पास सैलरी है एज अ हेड ऑफ इनकम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि सैलरी की डेफिनेशन क्या है। सैलरी मीन्स एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन अ टैक्स ईयर अदर देन सैलरी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स विच इज़ 6 लाख रुपीज़। 6 लाख रुपीज़ से अब अगर कोई भी उसको अलाउंस मिलता है तो वो जो है उसका डिडक्ट कर दिया जाएगा। सैलरी मीन्स अमाउंट रिसीव्ड बाय फ्रॉम एनी एम्प्लॉय वेदर रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। कोई भी एम्प्लॉय अगर रेवेन्यू की सूरत में, कैपिटल नेचर की सूरत में कोई भी जो अर्निंग करता है, उसको कहते हैं हम सैलरी। अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के ज़रिए से अगर कोई एम्प्लॉय अमाउंट रिसीव करता है फॉर द एम्प्लॉयमेंट, अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसको हम कहते हैं सैलरी। अब सैलरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? सैलरी के अंदर हमारे पास पे, वेजेस, अदर रेम्यूनरेशन, कमीशन, फ़ी, बोनस, लीव पे, उसके बाद अदर टाइम पेमेंट, उसके बाद ग्रेड्यूटी, वर्क, उसके बाद एक कंडीशन पेमेंट, सप्लीमेंट और अलाउंसेस। अब जो अलाउंसेस है, अलाउंसेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? रेंट है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ लिविंग, यूटिलिटीज़, एजुकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन नंबर 13, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। सेक्शन नंबर 13 बात करता है वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स के बारे में। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स वेयर द मोटर व्हीकल इज प्रोवाइडेड इज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एक मोटर व्हीकल अगर प्रोवाइड की जाती है किसी भी शख्स को, तो वो उसके अलावा सर्विसेज ऑफ हाउस कीपर, ड्राइवर, गार्डनर और जो हमारे पास डोमेस्टिक असिस्टेंट जैसे कि कुक वगैरह, और परक्विजिट वुड एड इन सैलरी और यूटिलिटीज़। देखें, एक शख्स है, एक जो हमारे पास एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय की सैलरी है 1 लाख रुपीज़। उसके अलावा उसको गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देती है, सर्विस ऑफ हाउस कीपर, उसके अलावा ड्राइवर, उसके बाद गार्डनर, उसके बाद जो है आपका कुक, और उसके बाद यूटिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको कहते हैं कि जब तक आप इधर रहते हैं आप कोई भी बिल पे नहीं करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो उसको फैसिलिटेट की गई हैं, सर्विस प्रोवाइड की गई हैं, वो सारी की सारी सर्विसेज उसको कैलकुलेट की जाएगा। उसके बाद उसकी जो अपनी सैलरी है उसको कैलकुलेट की जाएगा, तो उसकी जितनी भी टैक्स बनेगा वो उन कंप्लीट पेमेंट का टैक्स पे करेगा। उसका एक रीज़न है, उसका एक रीज़न ये है कि लेट सपोज कि अगर उसको ये कहा जाता है कि आपकी सैलरी 1,50,000 रुपीज़ आपकी सैलरी है, उसके अलावा हम आपको किसी भी किस्म की कोई भी सहूलियात नहीं दे सकते, तो जाहिर सी बात है वो अपना यूटिलिटी बिल भी खुद पे करता, अपना कुक भी रखता, अपना ड्राइवर भी रखता, और अपना हाउस कीपिंग जो भी उसका हाउस कीपर होता वो खुद रखता। ठीक हो गया। उसके बाद है बेंच मार्क रेट। अब ये बेंच मार्क रेट क्या होता है? बेंच मार्क रेट भी वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स के अंदर आएगा। बेंच मार्क रेट वो होता है जो कि मार्कअप रेट डिसाइड किया जाता है नेशनल बैंक के ज़रिए से, और वो होता है 5% पर एनम। उसके बाद सेक्शन नंबर 14 कहता है कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम्स जो हैं वो शल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स, वो जो है चार्जेबल नहीं है टैक्स के ज़रिए से। उसके बाद सेक्शन नंबर 15 क्या कहता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सेक्शन नंबर 15 हमें सिंपल ये कहता है कि जो आपका रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होंगी। देखिए, अगर आप कोई भी इनकम गेन, यानी कि आप अमाउंट कोई गेन करते हैं फ्रॉम द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो हम कहेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जैसे कि आपने रेंट हासिल किया किसी भी प्रॉपर्टी का, अगर आप किसी होटल को अगर आप रेंट पे देते हैं फॉर 1 और 2 डेज, अगर आप होटल को किराए पे देते हैं, होटल को कहीं पे यूज़ करते हैं, तो फिर वो आ जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस, नॉट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्योंकि आप उस होटल से बिजनेस कर रहे हैं।
उसके बाद है इनकम फ्रॉम मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इनकम फ्रॉम मूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 15 क्या कहता है, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन। कोई भी रेंट रिसीव या फिर रिसीवेबल बाय अ पर्सन है फॉर द टैक्स ईयर अदर देन द टैक्स एग्जेम्प्टेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी चार्जेबल टैक्स ईयर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो वही बात की गई जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी आप रेंट कलेक्ट करते हैं तो वो तो आ जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन अगर आप लीज वगैरह पे कोई भी प्रॉपर्टी देते हैं तो वो लीज वगैरह के अंदर प्रॉपर्टी देने का जो आपका प्रोसीजर है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उसके अंदर आपने प्रीमियम वगैरह हासिल करना होता है। तो फिर वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास इम्यूनिटीज़। इम्यूनिटीज़ मतलब कि सहूलियात। यू अब जो आप सेल करते हैं एनी प्रॉपर्टी लेस देन, अब आप जब कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह सेल करते हैं तो वो डीसी रेट से कम सेल नहीं कर सकते। जो भी मार्केट वैल्यू होगा उस मार्केट वैल्यू के रेट के हिसाब से ही आप जो है अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही सेल करेंगे। अब लेट सपोज कि एक प्रॉपर्टी, एक जो हमारे पास प्लॉट है या फिर एक जो हमारे पास एक फ्लैट है, उस फ्लैट की मार्केट वैल्यू है 8 लाख रुपीज़। 8 लाख रुपीज़ उस फ्लैट की मार्केट वैल्यू है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसको अपने नेक्स्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड को आप सेल आउट कर देते हैं 50 लाख रुपीज़ में। तो गवर्नमेंट आपसे जो टैक्स कलेक्ट करेगी वो 80 लाख रुपीज़ का ही करेगी, क्योंकि उस एरिया के अंदर उसका मार्केट वैल्यू जो है वो क्या है, 80 लाख रुपीज़ है। उसके बाद डिडक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डिडक्शंस के कौन कौन सी चीज़ें डिडक्ट की जाएंगी। 1/5 रिपेयर, आपकी जो भी हो वो टैक्सेबल इनकम है उसकी 1/5 ऑफ रिपेयर। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस के लिए अगर आप अप्लाई किया हुआ है आपने कहीं भी, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम जब तक, लेकिन तब तक कि जब तक आपकी इंश्योरेंस की कंप्लीट पेमेंट नहीं आ जाती तब तक। उसके बाद है लोकल रेट टैक्स, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लागू करती है उसका टैक्स। उसके बाद है एनी ग्राउंड रेंट। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज। 4% ऑफ रिसीविंग रेंट, 4% जो आपने रेंट रिसीव किया है उस प्रॉपर्टी से वो 4%। एनी अमाउंट पेड ऑन लीगल सर्विसेज, जो भी आपने लीगल सर्विसेज उसके लिए यूज़ की हैं उसकी। और उसके बाद है अनपेड रेंट। अगर अनपेड रेंट है, अनपेड रेंट का मतलब ये होता है, लेट सपोज कि आप कहते हैं कि मैंने अपनी सारी की सारी एफर्ट्स यूज़ कर ली, अब ये मैं बंदा मुझे जो है 4 मंथ्स 3 मंथ्स से रेंट पे नहीं कर रहा, तो वो जो है आपका उसको भी डिडक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 16 क्या कहता है, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव्ड इन रिलेशन टू बिल्डिंग। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, वो कौन सा अमाउंट, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट जो कि रिसीव किया जाएगा रिलेशन टू द बिल्डिंग, बिल्डिंग के साथ जो रिलेट करेगा। तो आज हमने सिंपली डिस्कस किया इसका इंट्रोडक्शन सेक्शन नंबर 1 और 2, और उसके बाद जो है हमने इसके सेक्शन नंबर 9 से लेकर सेक्शन नंबर 16 तक, ये सेक्शन नंबर 9 से लेकर सेक्शन नंबर 16 तक डिस्कस करने का रीज़न ये था क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है पेपर्स के अंदर। अभी रिसेंटली इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के अंदर पेपर्स की डेट अनाउंस हो जाएगी, तो उसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आप रेज़ करना चाहे तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नोट्स आपको चाहिए तो नोट्स आप मुझसे कांटेक्ट करके इसके नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसके नोट्स के अंदर कुछ ये प्रोसीजर है कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास 2020 का जो पेपर था पास पेपर उसको क्लियर किया। उसके अलावा जो भी हमारे पास जितने भी सेक्शन है उसको 1 लाइनर नोट्स के अंदर उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है नेक्स्ट चीज़ें क्लियर करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपके साथ वाइट बोर्ड के अंदर जो हमारे पास 2020 का पेपर था उसको भी क्लियर करता चलूँगा। अब यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।